Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In continuation to our support for CA final paper number 5, IDT obviously applicable for CA इंटर या जो भी CA में वगैरह के लिए सबके लिए applicable है, concept तो same ही रहता है सर. So we are going to discuss the topic of TCS linked with the complete ECO concept, linked with your section 9, subsection 5, registration, अलग अलग जगहों से. तो before starting दो चीजें as always टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना. आई विल जस्ट क्विकली इफ पॉसिबल मैं यही से आपको दिखा देता हूँ, ये उसका लिंक है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्विकली ज्वाइन इट. इस पे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द एमसीक्यूज, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखोगे, आई कैन गारंटी दैट. एंड वो आपके लिए फायदा रहेगा, प्लस सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं. सेकेंडली, अगर जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगे, नए हो चैनल पे, या इफ यू आर सीइंग द कंटेंट, देन इंश्योर यू आर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट. द यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क्स दैट वे, राइट? सो एंड वो मेरे लिए मोटिवेशन रहता है. सो ठीक है, ये दो बातें थी बेसिक. तो इस टॉपिक के अंदर देखो, आपने ना इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कर रखे हैं, सो यू नो द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. लेकिन कभी कभार वो इंग्रेडिएंट्स से ज्यादा अपने को डिश देखनी पड़ती है कि जब सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ एक डिश में आएंगे तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा. वो काम आज मेरा रहेगा. अगले 20-25 मिनट्स में वो एकदम से मैं प्रॉपर तरीके से सारा कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा. एग्जाम पर्पस के लिए आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो मैं अब आगे आपके साथ सीधा ये कंसेप्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट डिफिकल्ट. दिमाग में ऐसे मत रखना कि सर कुछ मुश्किल है, आसान है. एक बार इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो वी विल बी लिंकिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट TCS, ECO एंड 9.5. ECO क्या होता है? बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं. एग्जांपल आपके सामने ट्रांसपोर्ट के लिए ओला है, जैसे होटल्स के लिए मेक माई ट्रिप है. ओला या ये अपना स्विगी एंड जोमेटो जो है, ये फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स है. तो इनका अपना खुद का कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा कुछ होता नहीं है. ये क्या करते हैं, यू नो, सप्लायर एंड रेसिपिएंट को मिलवाते हैं. ठीक है, सो विद दैट कंसेप्ट वी विल स्टार्ट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 52 TCS. TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. TDS का मैं अलग वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी. मैं आपको एक बेसिक ट्रांजैक्शन समझाता हूं. ये है बायर, ये है सेलर. ऑनलाइन बाय किया जा रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू. तो बायर क्या करेगा? बायर यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करेगा एंड अमाउंट ऑफ मनी पे कर देगा. फ्लिपकार्ट यहाँ पे पैसा आगे देगा. उसके बदले में ये जो सेलर है, ये गुड्स फ्लिपकार्ट के थ्रू यहाँ पे डिलीवर करा देगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. इस मॉडल में एक चीज होना बहुत जरूरी है, विच इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ TCS. क्या? कि ये जो बायर है ना, ये मनी इसको पे कर रहा है, दैट इज द ECO को, एंड ECO आगे द अमाउंट इज बीइंग पेड टू द सेलर. So if the amount of money is paid directly by the buyer to the seller without getting in the hands of Flipkart, तो TCS का कंसेप्ट नहीं लगता. ये one of the conditions है, it is one of the exceptions of TCS. Okay? Now, रियल लाइफ में जो सेटलमेंट होती है, फ्लिपकार्ट जब सेलर को पे करता है, वो क्या करेगा? जो भी उसका कमीशन ड्यू, जो भी उसका पैसा ड्यू है विद रिस्पेक्ट टू द सेल, माइनस द TCS एंड माइनस द कमीशन. सो टेक्निकली द वर्ड स्टैंड्स एज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, बट इट इज इन रियलिटी डिडक्टेड. डिडक्टेड क्यों भाई? ये इसको पूरा पे करेगा, बाद में TCS दोबारा रिकवर करेगा. इससे अच्छा नेट सेटलमेंट कर लेते हैं. तो जो भी आपको पैसा ड्यू है, उसमें से TCS और अपना खुद का कमीशन काट लिया जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर एक स्टार्ट काट का क्वेश्चन है जो मैंने सुपर 40 में भी उठाया था, और उसको एक बार प्लीज सॉल्व कर लेना. सारा कंसेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर होगा. आओ, तो TCS क्या है आपको बेसिक समझ में आ गया. नाउ आई विल टॉक अबाउट 4 केसेस इन विच द TCS इज नॉट एप्लीकेबल. तो TCS आपका कलेक्ट नहीं होएगा. TCS का रेट क्या है? 0.5%. पहले 1% हुआ करता था, तो 0.5%. इंट्रा नेचर में 0.25 एंड 0.25. पहला है आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, जिसके अंदर 4 सर्विसेज आती है. सेक्शन 9.5 के अंदर देयर आर 4 सर्विसेज, जिसको बोलते हैं नोटिफाइड सर्विसेज, एंड देयर इज अ डीमिंग प्रोविजन अटैच्ड टू इट. व्हाट इज द डीमिंग प्रोविजन? उन 4 सर्विसेज में हम ये मान लेंगे कि जो सर्विसेज दी जा रही है वो ECO दे रहा है, सप्लायर नहीं. तो हमने बेसिकली ये मान लिया कि सप्लायर पिक्चर में इन्वॉल्व ही नहीं है, ECO ने ही सर्विस दी है. तो ECO ने सर्विस दी है, तो फिर ECO किसका TCS काटेगा? वो तो खुद ही सप्लायर है. तो दिस बिकम्स माय फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ TCS. सेकंड, सेलर इज सेलिंग ऑन ओन अकाउंट. ओन अकाउंट मतलब ये इसके थ्रू नहीं सेल कर रहा, वो डायरेक्टली सेल कर रहा है खुद के अकाउंट पे, या फिर उसकी खुद की वेबसाइट है. तो वहां पे अगेन देयर इज नो थर्ड ECO कंसेप्ट एज सच. वहां पे एज सच कोई थर्ड पार्टी उससे सेल करके किसी को आगे नहीं बेच रही, वो अपने ही अकाउंट पे अपनी ही वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है. थर्ड, पेमेंट इज डायरेक्टली बाय द बायर टू सेलर. ये मैंने आपको इसी मॉडल के अंदर बताया. इफ यू फाइंड योर नोट्स, एक बार आप प्लीज अपने नोट्स ओपन कर लेना, या मेरे बुक से पढ़ रहे हो या किसी से भी, प्लीज एंश्योर द नोट्स आर ओपन. You will always find these words कि the business model should be such that TCS is applicable. What do you mean by business model? We mean by business model is that the amount is paid directly by the buyer to seller. अगर वैसा केस हुआ business model, तो TCS applicable नहीं है. एंड बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए? बायर ECO को अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, एंड द ECO इज फर्दर ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट टू द सेलर.
दैट इज द बिजनेस मॉडल इन विच द टीसीएस इज एप्लीकेबल। एंड फोर्थ केस इज ईसीओ मेरा खुद का ही एजेंट है, तो जब प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप बन जाती है तो टीसीएस कैसे आएगा? इसके अंदर वो प्योरली थर्ड पार्टी होना चाहिए, कोई एजेंट नहीं है, वो इसकी तरह सबके लिए सेल कर रहा है। इट्स अ प्योर ईसीओ कंसेप्ट, ये इसका एजेंट नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बन गया तो फिर टीसीएस नहीं आता। तो ये 4 केसेस के अंदर आपका टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 नोटिफाइड सर्विसेज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 इन विच वी विल डीम द ईसीओ एज सप्लायर, और जहां पे 9(5) आ जाएगा वहां पे टीसीएस नहीं आएगा। 4 सर्विसेज को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में कौन आ गया? रैपिडो आ गया, ओला आ गया, उबर आ गया। अब सुनना, पहले मैं इसके अंदर ओमनी बस की बात करूंगा। ओमनी बस मतलब आप दिमाग में रखो, एक बड़ी बस है जिसमें मोर देन 6 पैसेंजर्स कैन बी कैरिड एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। 99.9% पेपर में आपको ये पैसेंजर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन से ज्यादा दे विल गिव यू द एग्जैक्ट वर्ड। अब ओमनी बस को मैंने अलग क्यों किया है? क्योंकि ओमनी बस में आपको एक कंडीशन चेक करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन वी विल डिसाइड वेदर 9(5) में ये चीज रहेगी या नहीं रहेगी। क्या रहेगी? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थ्रू ओमनी बस। What is my question? The condition is that who is the supplier? अगर सप्लायर आपका कंपनी बन जाएगा, लॉजिक एंड फील फैक्टर लगाओ, जो मैं क्लास में बोलता हूँ, फील फैक्टर समझो चीजों को। अगर सप्लायर कंपनी है, कंपनी मतलब एक बढ़िया स्ट्रक्चर है, कंपनी खोल रखी है, तो आपके ऊपर विश्वास है। देखो ये 9(5) में कौन सी सर्विसेज कवर करी गई है? वो करी गई है जहां पे शायद अगर हम ये डीमिंग प्रोविजन नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर है, निर्मला ताई को टेंशन है, वहां पे जीएसटी का लॉस हो जाएगा, तो वी वांट टू सेव दैट। तो वहां पे हमने बोल दिया चलो एक डीमिंग प्रोविजन लगा दो। डीमिंग मतलब जो नहीं है पर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लायर तू छोड़, ईसीओ ने सप्लाई दिया है तो ईसीओ अपनी रिटर्न के अंदर उसको आउटवर्ड सप्लाई के नाम पे दिखा के टैक्स पे करेगा जीएसटी 3B में, ठीक है। लेकिन ओमनी बस में अगर मैं बोलता हूं कि सप्लायर कंपनी है, तो भाई निर्मला ताई को विश्वास है कंपनी पे, कंपनी ऐसा गुड़बंगाल नहीं करेगी, प्रॉपर कंपनी ओपन की हुई है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो। कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो भाई तुम पे हमें विश्वास है, तुम यहाँ पे 9(5) में मत रहो, तुम ये डीमिंग प्रोविजन वगैरह मत लगाओ। 9(5) नहीं लगेगा और फिर टीसीएस लग जाएगा, क्योंकि टीसीएस कब नहीं लगता? जब 9(5) लगता है। तो इफ इट इज नॉट अंडर 9(5) देन टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। बट इफ सप्लायर इज एनीवन अदर देन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, आई डोंट केयर एनीथिंग एल्स, हमें तुम पे विश्वास नहीं है, तुम 9(5) में ही रहोगे और टीसीएस तुम पे नहीं लगेगा। बैलेंस वाले में देखना ही नहीं है सप्लायर कौन है। ओमनी बस के सिवाय मैक्सी कैब, स्कूटर, कुछ भी हो, 4 व्हीलर कुछ भी हो, हम 9(5) के अंदर ही रखेंगे आपको। डीमिंग प्रोविजन हम आपके ऊपर लगाएंगे एंड टीसीएस आपके ऊपर नहीं लगेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट तुम्हें समझ आ गया। अब मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर एक कॉमन प्रोविजन आता है। सेकंड इज एकोमोडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप और यात्रा.com, एंड थर्ड इज हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटर की जो सर्विसेज होती है वी कैन कॉल फॉर एग्जांपल अर्बन कंपनी। ये वाले सारे सर्विसेज भी दे विल बी कवर्ड अंडर 9(5) एक्सेप्ट इन वन केस। व्हाट केस? Except in case the supplier is liable to be registered under section number 22 subsection 1. What is section number 22? Section number 22 talks about liability to get registered if my threshold is crossed. तो सपोज मेक माई ट्रिप में एक सप्लायर इन्वॉल्व है हयात होटल्स। अब हयात होटल्स तो खुद सेक्शन 22 में लायबल हो जाएगा। अगर वो लायबल हो जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन लेगा ही, फिर भाई हमने बोल दिया लायबल, हमने ये नहीं बोला रजिस्टर्ड, बट ऑब्वियसली ही विल बी रजिस्टर्ड, हयात होटल विल बी रजिस्टर्ड। तो अगर वो रजिस्टर हो गया तो फिर यहां पे 9(5) नहीं लगेगा। रीड दिस अगेन, ये 9(5) में कवर्ड है एक्सेप्ट मतलब कवर्ड नहीं होगा व्हेन सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। 24 नहीं बोला, 22 कौन सा बात करता है? लायबिलिटी टू रजिस्टर। 24 नहीं बोल रहे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं बोला। तो अगर आपकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा टर्नओवर है तो आप यहां पे मत आओ, क्योंकि आप खुद ही पर्सनल लायबिलिटी में रजिस्ट्रेशन ले लोगे, ठीक है। सो इफ दिस हैपेंस then it will not be covered under 9(5), and if it is not covered under 9(5), TCS will be applicable as normal. क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक और बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना, TCS उसी का कलेक्ट किया जाएगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर रहेगा। ये चीज का ध्यान रखना। क्यों? अरे TCS अगर कलेक्ट करोगे, TDS एंड TCS का क्रेडिट दिया जाता है। The person from whom we are collecting or the person whose TDS is being deducted under section 51 by that government department and local authority और वो सब, उस केस में TDS एंड TCS का क्रेडिट दिया जाता है। द पर्सन हैज टू क्लेम, वो ई कैश लेजर में चला जाता है। यस, ओके, ये जस्ट जनरल दिमाग में रखना, आगे काम आएगा। उसके बाद मैं फोर्थ बात करता हूँ रेस्टोरेंट सर्विस की। तो रेस्टोरेंट सर्विस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो इसके अंदर ओला, उबर वगैरह, ओला कह रहा हूँ, स्विगी एंड जोमेटो वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर। ओके, स्विगी एंड जोमेटो वगैरह आ जाएंगे, बट अगेन एक एक्सेप्शन क्रिएट किया।
एक्सेप्शन मतलब हम आपको 9(5) से बाहर फेंक देंगे। देखो 9(5) से बाहर फेंका तो टीसीएस लग जाएगा। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? इफ दैट रेस्टोरेंट इज लोकेटेड ऑन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। एंड व्हाट इज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस? हाई-फाई होटल। लर्न करेंगे हाई-फाई होटल। हाई-फाई होटल क्यों? ये ऐसा होटल अकोमोडेशन है वेयर द डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट, आपका कोई भी रूम, अगर उसमें ऐसा कोई रूम है आपके पास जिसमें द डिक्लेयर्ड टैरिफ इज मोर देन 7500 पर डे और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब बेसिकली मुझे आईएनआर के हिसाब से चेक करना है, मुझे आईएनआर के हिसाब से चेक करना है, ठीक है। तो आईएनआर 7500 से ज्यादा एक दिन का आपका भाड़ा है किसी भी यूनिट का, तो आप वैसा वाला होटल हो, हाई-फाई वाला, तो उस होटल के अंदर जो भी रेस्टोरेंट ऑपरेट हो रहा होगा वो भी हम मानेंगे अच्छे लेवल का होगा। वहां पे 9(5) लगाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर हमें विश्वास है, वो खुद ब खुद सारा कुछ कंप्लायंस कर लेगा और वहां पे टीसीएस आप लगा देना। क्या आपको बात समझ में आई? यस। अब जब मैं बोलता हूं ना यहाँ पे टीसीएस लगा देना, या यहाँ पे कभी कहीं पे मैंने बोला टीसीएस लगा देना, तो जो सर्विसेज दिए जा रही है टीसीएस लगाने के लिए, वन थिंग दैट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, टीसीएस अगर आपका लग रहा है तो इंश्योर कर लेना द सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो टीसीएस कभी भी नहीं लगेगा। ये बात नीचे लिंक होएगी, बट पहले लॉजिक लगा लो। और मैंने रीजन दिया है, टीसीएस का क्रेडिट देना होता है। तो जब मैं बोलता हूं टीसीएस लगेगा, ऑब्वियसली आई एम प्रोवाइडिंग दैट द सप्लायर इज रजिस्टर्ड। इफ नॉट, देन टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। Supplier in case of services gets the 10 lakh 20 lakh registration limit also, even if it is through ECO। वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा अभी रजिस्ट्रेशन चार्ट में, ठीक है। तो 9(5) का प्रोविजन आपको क्लियर है। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ टीसीएस के बारे में। टीसीएस का रेट आपको 0.5% पे कलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेट सप्लाई। मंथ में जितना भी सप्लाई किया माइनस जो रिटर्न्स आए, माइनस अगर कोई रिटर्न आ गया, जैसे बायर ने रिटर्न कर दिया माल, तो वो भी आपका माइनस हो जाएगा। नेगेटिव हो गया तो यू हैव टू इग्नोर इट, ठीक है। एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रेलिवेंट, मतलब एक्चुअल में पैसा आया या नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस मॉडल ऐसा है कि अगर कोई सेल ट्रांजैक्शन हो गई है, इफ यू हैव सोल्ड समथिंग एज अ सेलर, तो आपका टीसीएस कटने वाला है, मतलब डिडक्ट होने वाला है फ्रॉम योर कमीशन, जो भी आपका पैसा बनता है, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट बनता है उसमें से टीसीएस विल बी डिडक्टेड। हो सकता है उसका पैसा बाद में आ रहा हो, आई डोंट केयर, उस महीने की जो भी सेटलमेंट रहेगी उसमें से आपका टीसीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लोग होते हैं, आर दे अलाउड टू सेल थ्रू ईसीओ? गुड्स अलाउड है, सर्विसेज अलाउड नहीं है। सर्विसेज अलाउड नहीं है। अगर टीसीएस का इन्वॉल्वमेंट है तो देयर इज नो, यू कैन नॉट गिव सर्विसेज थ्रू ईसीओ। गुड्स अलाउड है, और गुड्स अलाउड के लिए आप यहां पे लिख लो, इफ यू वांट देयर आर सम कंडीशंस, दैट कंडीशंस आई विल कवर ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज। मैं अभी नेक्स्ट में वो कवर कर लूंगा, तो आप स्टार मार्क कर लो। सो इफ यू आर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू आर टेक्निकली रजिस्टर्ड पर्सन, बट आपके ऊपर कुछ कंडीशंस, आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में। तो वहां पे आपको सर्विसेज अलाउड नहीं है अगर वहां पे टीसीएस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। टीसीएस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है मतलब द बिजनेस मॉडल इज सच दैट टीसीएस विल बी एप्लीकेबल, दैट इज द ईसीओ इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट एंड पे इट टू यू। तो आप सर्विसेज नहीं दे सकते, आप गुड्स दे सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। नेक्स्ट, बेसिक रिटर्न के बारे में मैंने बता दिया है। मंथली रिटर्न जाएगी जीएसटीआर 8 फॉर्म में बाय 10th ऑफ एवरी मंथ। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन का एक लिंक देता हूं, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं। आई कैन नो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार मेरे कहने पे कंसेप्ट्स को रीड करना, वीडियो देखना, फिर दोबारा कंसेप्ट्स को रीड करना और दोबारा वीडियो देखना, आपका एकदम चमक जाएगा कंसेप्ट। यस, चलो आओ। ECO whoever is required to collect TCS, मतलब बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां पे TCS आने वाला है, या फिर वो 9(5) में फंस रहा है, 9(5) के कोई 4 सर्विसेज में उसका नाम आ गया है, मतलब ही इज गिविंग दो सर्विसेज। इन दोनों केसेस में ECO की खुद की टर्नओवर विल बी इररेलेवेंट, दैट ECO विल फॉल अंडर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। ये रही बात ECO की, आसान है। दो ही केसेस है, क्या 9(5) या TCS? 9(5) या TCS तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंप्लाई करना है इन कंप्लायंसेस से, है ना, आपको कंप्लाई करना है। तो खुद की टर्नओवर गई भाड़ में, खुद की टर्नओवर आई डोंट केयर, यू विल बी फॉलोइंग अंडर सेक्शन 24। रही बात आपकी अब सप्लायर की, ये चार्ट है ना, ये बेटा जी आपको बहुत अच्छे से समझना है, एंड इट इज वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिक के साथ मैंने चार्ट बनाया। तो एक बार आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करता हूं सर्विसेज की। सर सर्विसेज को ना मुझे दो में ब्रेक करना पड़ेगा, 9(5) वाले में एंड अदर्स में। क्यों? क्योंकि 9(5) में डीमिंग प्रोविजन लगता है, अदर्स में नहीं लगता। अब सुनना, इफ यू रिमेंबर वन गोल्डन लाइन जो मैंने चैप्टर 8 में भी कही थी, रिविजन प्लीज चेक कर लेना। सर्विस के केस में चाहे आप इंट्रा करो, चाहे आप इंटर करो, चाहे आप ईसीओ के थ्रू करो, आपको सब जगह आपकी 10 लाख और 20 लाख की रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मिलने ही वाला है। यू विल बी गेटिंग द 10 लाख 20 लाख रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, 10 लाख इन MMNT states and 20 lakhs in normal, 40 lakh is not applicable for services। अब सुनो, जो भी बैलेंस सर्विसेज में
आपको सप्लायर को रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड तो मिलने वाला है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आप रजिस्ट्रेशन लोगे जीएसटी में, बिल्कुल लोगे, और उस केस में आपका टीसीएस भी आ जाएगा, आपका टीसीएस भी आएगा। लेकिन सर अगर वो सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन लेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? उसका टर्नओवर से ज्यादा है ही नहीं। एंड सेकंड, फिर उसमें टीसीएस भी नहीं आएगा। ये बात मैं आपको ऊपर बता रहा था, ये बात मैं आपको ऊपर बता रहा था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा जी उसका टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 की। ये कौन सी है? वो नोटिफाइड सर्विसेज। ये कौन सी है? वो नोटिफाइड सर्विसेज। उन नोटिफाइड 4 नोटिफाइड सर्विसेज को भी मैं 2 में ब्रेक करना चाहता हूं। पहला ट्रांसपोर्टेशन रेसिडेंस, दूसरा होटल एंड हाउसकीपिंग, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है एक्सेप्शन का। तो पहले नॉर्मल की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड रेसिडेंस, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्टोरेंट, सॉरी ट्रांसपोर्ट एंड रेस्टोरेंट। अब ट्रांसपोर्ट एंड रेस्टोरेंट वाले में कवरेज विल बी देयर अंडर 9(5). अब इसके अंदर एक और एक्सेप्शन में क्रिएट कर सकता हूं ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए। ओमनी बस का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओमनी बस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ओमनी बस बाय अ कंपनी है तो वो 9(5) में कवर नहीं होगा, ठीक है। बट ठीक है, बैलेंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड रेस्टोरेंट वाले आपके 9(5) में कवर किए जाएंगे। अगर 9(5) में कवर कोई चीज हो जाती है तो इट बिकम्स एन एक्सेप्शन फॉर टीसीएस। क्या रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मिलता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड सर्विसेज वाले को चाहे कोई भी सर्विस हो मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे सप्लायर का स्टेटस अलग आपको चेक करना पड़ेगा उसकी खुद की टर्नओवर के हिसाब से। 9(5) में कवर्ड है तो टीसीएस हम अप्लाई नहीं करने वाले, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने डीलिंग प्रोविजन लगा दिया कि ईसीओ इज गोइंग टू पे टैक्स ऑन दैट, ठीक है। और रही बात आपकी होटल एंड हाउसकीपिंग की, इसमें आपको देखना पड़ेगा वेदर सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। इफ द आंसर इज यस देन 9(5) नहीं लगता, 9(5) नहीं लगता। ये वाला खुद रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे और टीसीएस एज नॉर्मल लग जाएगा, क्योंकि टीसीएस कब लगता है? जब 9(5) नहीं लगता इस केस में। और अगर वो लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉर्मल 9(5) लगाओ, रजिस्ट्रेशन वो नहीं लेंगे, 9(5) लगेगा। और 9(5) लगते टीसीएस कभी भी नहीं लगेगा। जब भी 9(5) आएगा टीसीएस नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। क्या ये सर्विसेज वाली बात आपको समझ में आई है? अब बात करते हैं गुड्स की। देखो गुड्स में 9(5) का कोई रोल नहीं है, 9(5) में सिर्फ सर्विसेज आती है। अगर आप इंटरस्टेट सेल करना चाहते हो तो भैया आगे एनालिसिस कुछ नहीं करना, चाहे ईसीओ के थ्रू करो चाहे कैसे मर्जी करो, यू आर गोइंग टू बी फॉलोइंग अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप इंट्रा सेल करना चाहते हो तो आप ईसीओ के थ्रू अलाउ कर देंगे। देखो किसी जमाने में एक हम पढ़ते थे चीज कि इंट्रा स्टेट सेल थ्रू ईसीओ भी करोगे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो चीज रिसेंटली हटाई गई थी, कंडीशंस डाल दी हमने कि आप चलो इंट्रा स्टेट करना चाहते हो ना सर, गुड्स का इंट्रा स्टेट थ्रू ईसीओ आप ये करना चाहते हो, चलो ठीक है, हम आपको थ्रेशोल्ड दे देंगे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में फॉल नहीं करेंगे, आपको 22 में डाल देंगे हम, वी विल गिव यू द 10, 20, 40 लाख लिमिट। बट उसके लिए आपको 5 कंडीशन कंप्लाई करनी है। पहला, इंटरस्टेट सेल अलाउड नहीं है, इंटरस्टेट होती है क्योंकि आपके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। दूसरा, आप ये जो सेल करोगे ना वो सिर्फ किसी एक स्टेट में करोगे, आप किसी एक स्टेट में करो। जैसे मैं राजस्थान में हूं, मेरा गुड्स का सेल है, एक ईसीओ है, एक डिलीवरी एप्लीकेशन है, मैं वहां पे रजिस्टर होना चाहता हूं, राजस्थान में सेल करूंगा, अलाउड है। लेकिन मैं राजस्थान में इंट्रा कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में भी इंट्रा कर रहा हूं, मैं दिल्ली में भी इंट्रा कर रहा हूं, नहीं चलेगा। एक स्टेट में करो, इंट्रास्टेट करो, अपना पैन नंबर वैलिडेट करवा लेना जीएसटीएन पोर्टल पे, एंड जाके आपका एनरोलमेंट नंबर निकलेगा। एनरोलमेंट नंबर एक नजर है जीएसटी डिपार्टमेंट की आपके ऊपर, जीएसटी नहीं है, एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। फिर आपके जीएसटी के ऊपर यू विल डिक्लेयर योर पैन, एड्रेस एंड स्टेट। बेसिकली आपने सारी डिटेल्स दे देनी है और एनरोलमेंट नंबर ले लेना है, और आपको सिर्फ एक एनरोलमेंट नंबर ही दिया जाएगा जिस स्टेट में आप आप काम कर रहे हो। एंड जब आप लेट्स से आगे जाके यू गेट योर जीएसटी नंबर, तो ये एनरोलमेंट नंबर खत्म, फिर यू विल बी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। These are the compliances on the side of the seller. Similarly, on the side of ECO, when I'm talking about intra sale of goods through ECO, ये 4 कंडीशंस ईसीओ को भी कंप्लाई करवानी है कि भैया अलाउ सेल ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर इज अलॉटेड। तो उसके जब ईसीओ पे आप रजिस्टर करवाओगे, मतलब ईसीओ उसकी डिटेल्स लेगा सेलर की, एनरोलमेंट नंबर ले लेना। इंटरस्टेट सेल अलाउ मत करना, मतलब उसको भी बोला इंटर नहीं करना, इसको भी बोला चेक कर। टीसीएस का कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्यों? अरे वी आर गिविंग हिम द रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन। जो रजिस्टर्ड नहीं होता टीसीएस नहीं कटता, गार्ड बांध लो दिमाग में। अगर रजिस्टर्ड नहीं है सप्लायर, उसका टीसीएस कभी भी नहीं आएगा। सेम बात मैंने यहां पे भी बोली थी, यस। और नेक्स्ट, उसकी डिटेल्स जीएसटी रेट में डाल देना। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की नजर रहेगी कि उस एनरोलमेंट नंबर वाले के अगेंस्ट कितनी सेल हो रही है।
तो अगर सेल की लिमिट कल को क्रॉस हो जाए तो वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो बस एक चेक रहेगा, एक चेक वी विल कीप, डिपार्टमेंट वांट्स टू कीप अ चेक। ओके, ये था आपका पूरा चार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लायर रजिस्ट्रेशन। ईसीओ का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है 2 जगह, टीसीएस एप्लीकेबिलिटी एंड 95। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैसे, वो आपको गुड्स और सर्विसेज पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। एक बार ये चार्ट समझ लो, कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। चलो अब बैलेंस लिंकिंग कर लेते 3 चैप्टर्स में। कॉम्पोजिशन स्कीम में मैंने आपको बताया था गुड्स अलाउड है, सर्विसेज अलाउड नहीं है, ठीक है। गुड्स अलाउड है, सर्विसेज अलाउड नहीं है, लेकिन उसके अंदर 3 कंडीशंस क्या है, अगेन इंट्रा सेल ही करना, क्योंकि इंटरस्टेट तो वैसे भी कॉम्पोजिशन के लिए अलाउड नहीं होती। टीसीएस अप्लाई होएगा, बिल्कुल होएगा, क्यों, कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो रजिस्टर्ड भाई, कॉम्पोजिशन इज नॉट अनरजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जीएसटीआर रेट में भी उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 द नोटिफाइड सर्विसेज, 4 नोटिफाइड सर्विसेज, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट था कि अगर आपका ईसीओ बाहर का है तो उसका इंडिया में प्रेजेंस होना चाहिए, नहीं है लेकिन कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो इट्स ओके इफ ही पेज द जीएसटी। लेकिन इफ द ईसीओ डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस, इफ देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव, देन यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया, जैसे हम ओएडआर में भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन गेमिंग मनी में भी पढ़ते हैं। एक एग्जेम्पशन चैप्टर के साथ मैंने लिंक दिया है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देयर आर अ फ्यू एग्जेम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेज कैरेज, नॉन एसी स्टेज कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, वेसल ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस थिंग मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा एंड दिस ई रिक्शा। ये आपको एग्जेम्पशन से याद होगी, वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर ये सर्विसेज आप 95 वाले के थ्रू देते हो तो वहां पे तो डीमिंग प्रोविजन लग जाता है, ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ता है, तो वहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं लगेगा, क्योंकि हम वहां पे मानते हैं कि ईसीओ ही सप्लाई कर रहा है, ईसीओ को हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे इन सर्विसेज के ऊपर। ये कब देंगे, जब ईसीओ के सिवाय दी जा रही है, तो वहां पे टैक्स लग जाएगा। बस इतना आप कर लो, बस इतना आप कर लो, ठीक है। इसके ऊपर कोई बहुत इंटरलिंक क्वेश्चंस नहीं आते, इंडिविजुअल क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे विद दिस। आई हैव टेकन 20-21 मिनट्स ऑफ योर टाइम। प्लीज इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितने इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स किया है। ये नोट लगता है 3 पेज का, बनाने में जाता है इसको 30-40 मिनट, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो प्लीज एक बार इसको दोबारा देखना, अपने आप से एक बार पढ़ाई करना, कोई डाउट है तो कमेंट में डालना। दूसरा, कोई अगर आपको और टॉपिक लगता है, दिस वाज नॉट अ टॉपिक, दिस वाज अ चैप्टर इन इटसेल्फ, ये ईसीओ का चैप्टर पूरा कंपाइल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। स्टार कार्ड का एक क्वेश्चन कर लेना, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। स्टार कार्ड का एक ईसीओ का क्वेश्चन है, मटेरियल में भी दिया है, तो डू दैट। दूसरा ध्यान रखना, अब रेट 0.5% है, 1% नहीं है, May 25 से चेंज हो गया था। और यस, कोई और टॉपिक लगता है तो बताओ, जेन्युइनली अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताओ, इट हेल्प्स मी टू नो यार, ठीक है, इट इज हेल्पिंग यू। सो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी। बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और सम कन्वर्सेशन। बाय।